नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की। सार्वजनिक परामर्श के लिए 5वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति NSTIP का प्रारूप जारी किया गया है। आइए सबसे पहले इस प्रारूप के उद्देश्य की बात करते हैं। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र की शक्ति एवं कमजोरियों की पहचान करना और उनका समाधान करना, देश के सामाजिक आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करना, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार तंत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। वहीं अगर प्रारूप के विजन की बात की जाए तो इसका विजन प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है और आगामी दशक में भारत को शीर्ष 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में शामिल करवाना है। लोक केंद्रित साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तंत्र के माध्यम से महत्वपूर्ण मानव पूंजी को आकर्षित करना, उसे पोषित करना, सुदृढ़ करना और बनाए रखना, पूर्णकालिक शोधकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना, प्रत्येक 5 वर्षों में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय और निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना, आगामी दशक में वैश्विक पहचान और पुरस्कार में उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में व्यक्तिगत एवं संस्थागत उत्कृष्टता का निर्माण करना। आइए प्रारूप की नीति की आवश्यकता पर बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक सतत विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण सततता के लिए नीति जरूरी है। कोविड-19 महामारी ने अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शिक्षा और उद्योग के लिए उद्देश्य, समन्वय और सहयोग को साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया है। इससे पहले लागू की गई 4 प्रमुख नीतियां हैं: वैज्ञानिक नीति संकल्प 1958, प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य 1983, STP 2003 और STIP 2013। आइए प्रारूप नीति की विशेषताएं जानते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी STI तंत्र से संबंधित और उत्पन्न सभी प्रकार के डेटा के लिए एक केंद्रीय निक्षेपागार के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान STI वेधशाला स्थापित की जाएगी। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सभी अनुसंधानों के आउटपुट तक पहुंच प्रदान करने के लिए इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव ऑफ रिसर्च यानी IND-STA को विकसित किया जाएगा। STI गतिविधियों को आगे बढ़ाने और STI तंत्र के वित्तीय तंत्र का विस्तार करने के लिए सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थाएं न्यूनतम निर्धारित बजट के साथ एक STI इकाई स्थापित करेंगी। प्रासंगिक हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क विकसित किए जाएंगे। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और जमीनी स्तर के नवाचार को समग्र शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार प्रणाली में एकीकृत करने के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के भेदभाव से निपटने के लिए एक भारत केंद्रित समानता और समावेशिता चार्टर विकसित किया जाएगा। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वायर समुदाय को लैंगिक समानता से संबंधित विचार विमर्श में शामिल किया जाएगा। सहयोग की इच्छुक परमाणु रक्षा एवं अंतरिक्ष इकाइयां परियोजना की पहचान करेंगी, जहां वे स्थानीय नवाचार को मजबूत करने के लिए निजी कंपनियों और शिक्षाविदों के साथ मिलकर कार्य कर सकती हैं। अगली खबर UNSC से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल आरंभ हुआ है। भारत को वर्ष 2021-22 के लिए 15 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार चुना गया है। भारत एशिया प्रशांत देशों द्वारा समर्थित उम्मीदवार था। अस्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है, इसलिए प्रतिवर्ष महासभा कुल 10 में से 5 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। वर्तमान 10 अस्थायी सदस्य हैं भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड, मैक्सिको, एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडीन्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम है। भारत अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2022 में 1 महीने के लिए दोबारा अध्यक्षता करेगा। आपको बता दें कि सदस्य देशों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता की जाती है। UNSC के कार्यकाल के दौरान नॉर्म्स यानी एक दुरुस्त बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए अभिविन्यास नामक थीम के तहत भारत 5 प्राथमिकताओं पर कार्य करेगा। पहला है प्रगति के नए अवसर, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर प्रभावी प्रतिक्रिया, तीसरा है बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और अंतिम है समाधानों के चालक के रूप में मानवीय स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना।
अगली खबर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की है। डिजिटल भुगतान सूचकांक देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाएगा, साथ ही डिजिटल भुगतान के विभिन्न स्वरूपों तक पहुंच और गहनता को उचित रीति से दर्शाएगा। आरबीआई डीपीआई में 5 व्यापक मापदंड शामिल हैं, जो विभिन्न समयावधि में देश में डिजिटल भुगतान की व्यापकता और पैठ का मापन करने में सक्षम है। इन मापदंडों के तहत भुगतान सक्षमकर्ता का भारांश 25% है, भुगतान अवसंरचना में मांग पक्ष के कारक को 10% का, भुगतान अवसंरचना में आपूर्ति पक्ष के कारक को 15% का भारांश और भुगतान निष्पादन को 45% और उपभोक्ता केंद्रितता यानी सेंट्रलाइजेशन को 5% का भारांश प्रदान किया गया है। आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक का निर्माण मार्च 2018 को आधार अवधि मानकर किया गया था, यानी मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 निर्धारित किया गया था। वर्ष 2019 और मार्च 2020 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक 153.47 और 207.84 पर है। ये वर्ष 2018-20 में डिजिटल भुगतान के विस्तार में सराहनीय वृद्धि की ओर संकेत करते हैं। डीपीआई स्कोर मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के साथ आरबीआई की वेबसाइट पर अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। डिजिटल भुगतान एक लेनदेन है जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड के माध्यम से संपन्न होता है। इसमें धन का कोई भौतिक आदान प्रदान नहीं होता है। बैंकिंग कार्ड, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यानी यूएसएसडी, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली यानी एईपीएस, मोबाइल वॉलेट आदि डिजिटल भुगतान के प्रमुख तरीके हैं। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री ने लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जीएचटीसी इंडिया के अंतर्गत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर एलएचपी यानी लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत जीएचटीसी इंडिया एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट आदर्श आवास परियोजनाएं हैं। इनके अंतर्गत क्षेत्र की भूजलवायु और आपदापूर्ण स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी से निर्मित आवास शामिल हैं। ये परियोजनाएं पारंपरिक ईंट और मोर्टार निर्मित निर्माण की तुलना में 12 महीने के भीतर एक त्वरित गति से निवास योग्य आवासों का निर्माण तथा वितरण करेंगी। ये आवास अधिक किफायती, संधारणीय, उच्च गुणवत्ता और स्थायित्व युक्त होंगे। आइए अब जानते हैं इन आवासों की विशेषताएं। इसके तहत स्थानीय जलवायु और पारिस्थिति को ध्यान में रखते हुए धारणीय आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे, जिसमें कुल 1040 फ्लैट बनाए जाएंगे। निर्मित मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे, क्योंकि वे पूर्व निर्मित सामग्री, एकाश्मिक कंक्रीट निर्माण, प्रीकास्ट कंक्रीट निर्माण प्रणाली आदि के उपयोग के कारण धारणीय और पर्यावरण के अनुकूल होंगे। लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किफायती आवास मौलिक आवश्यकता है। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक उपयोजना के रूप में शहरी प्रवासियों और निर्धनों के लिए किफायती किराए के आवासीय परिसरों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। अगली खबर अफसपा से संबंधित है। संपूर्ण नागालैंड को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफसपा 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गृह मंत्रालय ने आगामी 6 महीनों के लिए संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। सरकार के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में हत्याएं, लूट और जबरन वसूली हो रही है। इसलिए वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए आवश्यक कार्रवाई करना अपरिहार्य हो गया है। अफसपा अशांत क्षेत्रों में दोबारा कानून व्यवस्था लागू करने के लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियां और विशेष छूट यानी उन्मुक्तियां प्रदान करना है। क्षेत्रों को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों अथवा समुदायों के सदस्यों के मध्य मतभेद या विवाद के कारण अशांत माना जाता है। असाधारण शक्तियों में सैन्य बलों को अपने कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा के साथ साथ बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की शक्ति आदि शामिल है। अफसपा लागू होने के लिए एक क्षेत्र को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अशांत घोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में अफसपा संपूर्ण नागालैंड, असम और मणिपुर में इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में त्रिपुरा और वर्ष 2018 में मेघालय से अफसपा को हटा दिया गया था। वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सशस्त्र बल अशांत क्षेत्रों में भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान कानून के उल्लंघनों के लिए जांच से नहीं बच सकते हैं।
इसके अलावा 2005 में गठित जस्टिस जीवन रेड्डी आयोग ने अफसपा को रद्द करने की अनुशंसा की थी। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्यसभा की अब तक की सबसे कम बैठकें वर्ष 2020 में आयोजित हुई थीं। वर्ष 2020 में राज्यसभा की बैठक मात्र 33 दिवस के लिए आयोजित की गई थी। ये एक वर्ष में बैठकों की सबसे कम संख्या थी। कम बैठकें होने का कारण है कोविड-19 महामारी। बीते वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण संसद के शीतकालीन सत्र को आहूत नहीं किया गया था। साथ ही संसद के दोनों सत्रों यानी बजट सत्र और मॉनसून सत्र की अवधि को भी कम किया गया था। राज्यसभा सचिवालय द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार राज्यसभा की सीमित संख्या में बैठकों ने इस सदन की उत्पादकता को प्रभावित नहीं किया है। वर्ष 2020 के दौरान राज्यसभा की वार्षिक उत्पादकता 82.7% रही है, जो पिछले 11 वर्षों के दौरान राज्यसभा की सर्वाधिक वार्षिक उत्पादकता है। निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट देने की योजना। सरकार ने 1 जनवरी 2021 से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय किया है। ये योजना भारत से पण्य निर्यात योजना यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS को प्रतिस्थापित करेगी। इससे पहले भारत को WTO में MEIS पर अमेरिका के विरुद्ध एक मामले में पराजय का सामना करना पड़ा था। इसमें MEIS को निर्यात सब्सिडी के रूप में स्वीकार किया गया था। निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट देने की योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और वैश्विक बाजार में उनके लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए करों और प्रशुल्कों की प्रतिपूर्ति करना है। ट्रेजरी बिल। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए एक कैलेंडर जारी किया है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार के या किसी भी देश के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अल्पावधि के उधारी प्रपत्र होते हैं। ये बाजार जोखिम को कम करते हुए निवेशकों को अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधि को जमा करने में सक्षम बनाते हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर नीलाम किया जाता है और अंकित मूल्य पर जारी किया जाता है। वर्तमान में 3 प्रकार के नीलामी या सक्रिय ट्रेजरी बिल T-बिल जारी किए जाते हैं। ये हैं 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल, 182 दिवसीय ट्रेजरी बिल और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल। लैंगिक अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बाल लैंगिक शोषण और छेड़छाड़ के आरोपों में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या 1 मिलियन से भी अधिक हो गई है। NDSO देश में लैंगिक अपराधियों के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस है। इस डेटाबेस का रखरखाव राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा किया जाता है। ये ऑनलाइन सुविधा विशेष रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उपयोग के लिए है, जिनकी अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंच है। इसे वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रव्यापी वैक्सीन पूर्वाभ्यास। ये पूर्वाभ्यास सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। ड्राई रन का उद्देश्य राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए नियोजित परिचालनों और निर्धारित तंत्रों का परीक्षण करना है। ये किसी भी कमी या अवरोध के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा ताकि वास्तविक क्रियान्वयन के आरंभ होने से पहले उनका समाधान किया जा सके। इस अभ्यास में कोविन एप्लीकेशन में आवश्यक डेटा प्रविष्टि शामिल की जाएगी। कोविन वैक्सीन वितरण की निगरानी, शीत भंडारण के लिए परीक्षण और कार्यान्वयन स्थलों पर उचित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भीड़ के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।